हेलो गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी और मैं हूं कन्हैया सैनी। स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स और पिछली क्लास में अपन ने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, फिर फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एक बात तो अपने आप में कंफर्म है कि गैमेटिक फ्यूजन तो होना है। गैमेटिक फ्यूजन मीन्स फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन किस टाइप का है और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होना है। तो इस पूरे चैप्टर को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे और आज अपन डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 टाइप के इवेंट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस। एंड सेकंड वन इज गैमेट ट्रांसफर। ये 2 प्रोसेस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आते हैं। आज अपन डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स गैमेटोजेनेसिस। अगर देखो फर्टिलाइजेशन पढ़ना है तो उससे पहले ये तो कंपलसरी है कि गैमीट का फॉर्मेशन हो। तो आज अपन सीखने वाले हैं गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है। प्री फर्टिलाइजेशन में अपन कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। बताओ कितने टाइप के गैमेट्स बनाने हैं? 2 टाइप के, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन है वो मेल सेक्स ऑर्गन में होगा और फ्लावर में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है स्टेमन या एंड्रोशियम। और फीमेल गैमेट जिनको अपन एग बोलते हैं उनका फॉर्मेशन होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन में, जिनको अपन गाइनोशियम या कार्पिल बोलते हैं। पहले अपन सीख रहे हैं मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए अपने को मेल सेक्स ऑर्गन की स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, पहले अपन पढ़ रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर। सबको क्लियर है कि फ्लावर में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको अपन बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज कोल्ड स्टेमन। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि एक टिपिकल फ्लावर होता है, उसमें 4 होल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज कोल्ड स्टेमन। तो मैंने बताया था कि जो चारों होल्स हैं वो मॉडिफाइड लीव्स हैं। तो स्टेमन भी क्या हुआ? मॉडिफाइड लीव्स। तो स्टेमन ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिलस। माइक्रो रिलेटेड टू मेल, क्योंकि यहीं पर मेल गैमेट्स बनेंगे। तो स्टेमन को अपन ने बोल दिया माइक्रोस्पोरोफिलस। एक टिपिकल जो स्टेमन होता है उसकी स्ट्रक्चर बनाए तो उसमें 3 पार्ट्स हैं। ये एक टिपिकल स्टेमन का डायग्राम बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इट इज कॉल्ड एंथर। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आपको दिख रहा है इट इज कॉल्ड एंथर। ये जो आपको फिलामेंट दिख रहा है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टोक, इट इज कॉल्ड फिलामेंट। एंथर जो दिख रहा है आपको, एंथर एक्चुअल में 2 पार्ट्स में डिवाइड है। आपको दिख रहा है कि एंथर में ये जो दोनों है इनको बोलते हैं अपन लोब। तो एक जो टिपिकल एंथर होता है उसमें 2 लोब दिख रही है आपको, एक ये रही और एक ये रही। तो एंथर को बोलेंगे अपन एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, बाइलोब। एंथर वाले पोर्शन को नीचे अटैच करने का काम, नीचे का मतलब इसका जो प्रोक्सिमल एंड है, ये डायग्राम मैंने बनाया, यहां पर ये प्रोक्सिमल एंड है। नीट में पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा था कि स्टेमन का जो प्रोक्सिमल एंड है वो किससे अटैच होता है। तो ये प्रोक्सिमल जो एंड होता है ये जनरली फ्लावर्स में थैलेमस से अटैच होता है। इसके अलावा ये पेटल से भी अटैच हो सकता है। तो अपने नीट में जो क्वेश्चन था उसका आंसर था थैलेमस से अटैच होता है। तो एक टिपिकल स्टेमन में 3 पार्ट हो गए, एक एंथर, फिलामेंट और एक ये वाला जो पोर्शन है दोनों लोब के बीच में, इसको बोलेंगे अपन
कनेक्टिव। कनेक्टिव जो होता है इसमें स्टेराइल टिश्यूज होते हैं और इसमें वेस्कुलर टिश्यूज हैं, तो वेस्कुलर सप्लाई करने का जो काम है वो कनेक्टिव है। तो बताओ स्टेमन में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन हुई? एंथर। तो एंथर ही फर्टाइल पार्ट है। फिलामेंट और कनेक्टिव दीज आर स्टेराइल पार्ट ऑफ द स्टेमन। अगर स्टेमन को अपन एक दूसरे डायग्राम से जैसा एनसीईआरटी में दिखाया गया है इस तरीके से अपन बनाए, तो ये वाला जो पोर्शन है इट इज कॉल्ड एंथर। एक जो एंथर है, अब देखो इस हाथ से रखना हूं, हाथ से इधर वाला जो पोर्शन है इट इज कॉल्ड लोब और ये वाले लोब। तो एक टिपिकल एंथर में कितनी लोब हुई? 2 लोब। तो लोब को मैंने क्या बोल दिया? इसको एंथर बाई लोब हुआ। अब एक लोब में भी अगर आगे अपन और देखें तो 2 थिक्का प्रेजेंट होती है। एक लोब में 2 थिक्का, इसका मतलब एक लोब की अगर बात करें तो एंथर कैसा हुआ? डाइथिकस। लेकिन अगर पूरे के पूरे एंथर में बात करें तो थिक्का कितनी हुई? 4, इसलिए अपन इसको टेट्राथिकस भी बोल सकते हैं। इस वाले पोर्शन में ये जो दिख रही है ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम। यही माइक्रोस्पोरेंजियम यहीं पर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और जब माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर हो जाएगी तब अपन इसको बोलते हैं पोलन सैक। तो बताओ एक लोब में कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम? 2। लेकिन पूरे एंथर में कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो आप बताएंगे कि टिपिकल जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड प्लस टेट्रास्पोरेंजिएट। सबको क्लियर होगा कि अगर एक लोब में पूछा जाए कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम? 2। पूरे एंथर में पूछा जाए तो 4। तो एक टिपिकल एंथर कैसा हुआ? बाइलोब्ड प्लस टेट्रास्पोरेंजिएट। इसके अलावा देखो एक लोब में ये वाला जो पोर्शन बनाया है ये होता है ग्रूव। ग्रूव को यहीं से जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योरेशन के बाद डेहिसेंस होने का काम यहीं से होता है, तो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस। मैच्योरेशन के बाद यहीं से इसका डेहिसेंस होगा ताकि पोलन ग्रेन्स है वो बाहर रिलीज हो जाए। तो स्टूडेंट्स अपन ने पढ़ा कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको अपन स्टेमन बोलेंगे। स्टेमन में 3 पार्ट्स होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो एंथर है। एंथर में 2 लोब होती है इसलिए मैंने बोल दिया बाइलोब। तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, इसलिए एक टिपिकल एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो अपन बोल सकते हैं कि एक टिपिकल एंथर बाइलोब्ड प्लस टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। अब अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को सीखने के लिए अपने को ये दोनों डायग्राम क्लियर करने पड़ेंगे। एक एंथर में ये आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रही है। माइक्रोस्पोरेंजियम ध्यान रखना जब मैच्योर हो जाएगी तो इसी को अपन पोलन सैक बोलेंगे और इन्हीं पोलन सैक में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के 4 बाहर की तरफ दिख रही है आपको एंथर वॉल्स। आउटर मोस्ट वॉल इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस दिख रही है आउटर मोस्ट, ये एपिडर्मिस। उसके नीचे एंडोथीशियम, मिडल लेयर और ये पिंक वाली जो आपको दिख रही है इट इज कॉल्ड टेपिटम। अब अलग अलग सीखते हैं अपन कि माइक्रोस्पोरेंजियम में एंथर वॉल का फंक्शन क्या है। इसी डायग्राम का एक पोर्शन अगर मैं यहां से सेक्शन अगर यहां से निकाल के ये डायग्राम बना दूं, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में यही डायग्राम शो किया हुआ है, आउटर मोस्ट आपको जो लेयर दिख रही है इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। तो आउटर मोस्ट लेयर होगी, डायग्राम में देखो
ये सिंगल लेयर है, और एपिडर्मिस का फंक्शन हो जाएगा प्रोटेक्शन करना। सेकंड वाली जो लेयर है एंडोथीशियम, ये वाली लेयर बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि एंडोथीशियम कहां प्रेजेंट है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। और एंडोथीशियम देखो कैसी है, सिंगल लेयर। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो या तो एंडोथीशियम के बारे में आता है या टेपिटम के बारे में आता है। एक्चुअल में एंडोथीशियम की जो इनर टेंजेंशियल वॉल्स होती है उन पे अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स। अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स के कारण एंडोथीशियम की जो सेल्स होती है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, और हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह होने के कारण ये क्या करती है, एंथर के डाइसेंस में हेल्प करती है। तो बताओ एपिडर्मिस का क्या फंक्शन हुआ, प्रोटेक्शन करना। एंडोथीशियम का क्या फंक्शन हुआ, डाइसेंस में हेल्प करना। थर्ड वाली जो लेयर दिख रही है आपको, मिडल लेयर। मिडल लेयर देखो आप मैंने 2 लेयर बनाई है। एक्चुअल में मिडल लेयर 1 2 3 लेयर हो सकती है, 1 2 3 लेयर। मिडल लेयर जो होती है ये पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है। जब पेरेन्काइमा नाम आ गया तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इनका मेन फंक्शन होगा स्टोरेज ऑफ फूड। ये जो तीनों लेयर मैंने बताई है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, इसका फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन करना, इसका फंक्शन हो गया डाइसेंस में हेल्प करना, मिडल लेयर का फंक्शन हो गया फूड को स्टोरेज रखना। कलेक्टिवली अगर देखा जाए, को कलेक्टिवली अगर बोला जाए कि बताओ इनका क्या फंक्शन है, तो तीनों लेयर कलेक्टिवली 2 फंक्शन करती है। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन, फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन एंड सेकंड वन इज डेहिसेंस ऑफ हेल्प, डेहिसेंस ऑफ एंथर। अलग अलग फंक्शन अगर देखें तो इसका प्रोटेक्शन करना, इसका डेहिसेंस में हेल्प करना, और इसका हो जाएगा फूड स्टोरेज करना। लेकिन तीनों का कलेक्टिवली देखें तो ये मेनली ये 2 काम करती है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जिसको मैंने पिंक कलर से बनाया है, इट इज टेपिटम। टेपिटम को यहां देखें स्टूडेंट्स आप, ये टेपिटम है। एक तो आप ये बताएंगे कि एंथर की जो इनर मोस्ट लेयर है वो टेपिटम है। दूसरी बात, ये भी सिंगल लेयर है, सारी सिंगल लेयर दिख रही है, केवल मिडल लेयर है ये 2 to 3 लेयर है। थर्ड बात, टेपिटम एक्चुअल में ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं इनको चारों ओर से घेर रखा है। तो टेपिटम का मेन फंक्शन होता है, आपके एनसीईआरटी में भी आप गौर से देखना इसको, कि टेपिटम वाली जो सेल्स है उनको हल्का सा इसने डार्क करके दिखा रखा है। डार्क करके इसलिए दिखा रखा है क्योंकि टेपिटम की जो सेल्स होते हैं उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो टेपिटम के बारे में आपको यह याद रखना है, ज्यादा न्यूक्लियस है इसलिए सर इसका फंक्शन क्या है, टेपिटम का फंक्शन क्या है। आपको पता है कि मिडल लेयर्स के पास फूड स्टोरेज फॉर्म में है। तो फूड स्टोरेज फॉर्म में है क्योंकि ये पेरेन्काइमेटस सेल्स है, तो फूड को एब्जॉर्ब करके ये जो सेल्स हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इनको आप माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बोल सकते हो, पोलन मदर सेल्स भी बोल सकते हो। तो यहां से मिडल लेयर से फूड को एब्जॉर्ब करके माइक्रोस्पोर मदर सेल तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम टेपिटम का होता है। इसलिए आप बोल सकते हो मिडल लेयर तो क्या करेगी, स्टोरेज ऑफ फूड, और टेपिटम का फंक्शन क्या हुआ, नरिशमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और उसके बाद में माइक्रोस्पोर्स का काम। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ चारों लेयर्स में से एफिमरेलिया शॉर्ट लिव्ड कौन सी होती है, तो शॉर्ट लिव्ड जो होती है वो मिडल लेयर होती है, क्योंकि जैसे ही मिडल लेयर का फूड टेपिटम एब्जॉर्ब करके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को प्रोवाइड कर देगी तो ये वाली है वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आज अपन ने पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर में अपन ने लिखा कि ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, टेट्रास्पोरेंजेट है, फिर एंथर वॉल के बारे में डिस्कस पढ़ा। अगर और थोड़ा सा अपन एनसीईआरटी से बाहर जाके देखें, एक्चुअल में टेपिटम 2 टाइप की होती है। एक जो टेपिटम होती है उसको अपन बोलेंगे अमीबोइड टेपिटम, अमीबोइड टेपिटम। हालांकि एमीबोइड टेपिटम के बारे में और ग्लैंडुलर टेपिटम के बारे में एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया हुआ है, फिर भी अगर अपन थोड़ा सा अगर इसके बारे में डीप जाके देखें तो अमीबोइड जो टेपिटम होती है वो कम डेवलप टाइप की टेपिटम होती है, और प्रिमिटिव टाइप के जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें अमीबोइड टेपिटम होती है।
एनसीईआरटी में अमीबोइड टिपेटम के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो कम डेवलप टाइप की है, तो ये क्या करती है कि मिडल लेयर से सारा का सारा फूड एक साथ एब्जॉर्ब किया, खुद डिस्ट्रॉय हो गई और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अमीबोइड होती है ये टेपिटम खुद डिस्ट्रॉय होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। एंड सेकंड वन इज ग्लैंडुलर टेपिटम। ग्लैंडुलर टेपिटम also known as secretory tapetum। secretory tapetum। तो अगर आपसे टेपिटम के बारे में नाम नहीं दे रखा हो तो आपको ये मान के चलना है कि इसी टेपिटम के बारे में पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि डेवलप टाइप की टेपिटम है। ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में इसी टाइप की टेपिटम होती है। ये क्या करती है? खुद डिस्ट्रॉय नहीं होती। नाम से देख लो आप, ग्लैंडुलर, ग्लैंड्स की तरह काम करेगी। कहने का मतलब यहां से फूड को एब्जॉर्ब करेगी और यहां पर धीरे धीरे सिक्रेट करेगी। इसका मतलब ये खुद डिस्ट्रॉय होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी, जबकि ये जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ये धीरे धीरे फूड को एब्जॉर्ब करेगी और फिर यहां पर सिक्रेट करेगी। तो आप डिटेल में अगर जानना चाहें तो थोड़ा सा इनके बारे में भी याद रखें कि अमीबोइड टेपिटम और ग्लैंडुलर टेपिटम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। थैंक यू।